डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओ लेवल्स अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर है जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स को डिस्कस किया था। आज हम इसी क्वेश्चन की इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जितना वक्त होगा हम उसी हिसाब से चीज़ों को बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना वक्त ज़ाया के अपने सवाल को स्टार्ट करते हैं। सवाल बहुत बड़ा है। ओके, इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड क्या क्या बातें थी, मैं ज़रा वो बातें मैं यहाँ लिख लूँ, थोड़ी सी बातें जमा कर लूँ। हाँ जी, इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड मुझे ये कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ये इनको मैं यहाँ पर कॉपी करने जा रहा हूँ और ये उठाकर कहाँ लिखूँ, यही लिख लेता हूँ, मेरे ख्याल से जगह है यहाँ पे। अच्छा जी, ये मैं मिटा देता हूँ, ये नहीं चाहिए मुझे और ये भी नहीं चाहिए मुझे। चलो जी, पहला स्टेप है हमारे पास रेवेन्यूज़। कैसे आता है, अपनी सेल्स रेवेन्यू में से सेल रिटर्न को माइनस कर दिए। पहले ये पॉइंट ढूंढते हैं, सेल्स और सेल्स रिटर्न। यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, ये लिखा हुआ रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब मेरा सेल्स रेवेन्यू, मेरा मुझे 475,000 का। और रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है कि जो माल मैंने रिटर्न के लिए बाहर भेजा, यानी परचेज रिटर्न है ये, ठीक है। ये सेल्स रिटर्न नहीं है, ये परचेज रिटर्न है। तो आज के मेरे सवाल में जो है वो रिटर्न नहीं है, यानी जो मेरी रेवेन्यू है उससे रिलेटेड कोई रिटर्न मेरे पास मौजूद नहीं है। तो अगर रिटर्न मेरे पास रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं है तो बस यही मेरे पास जो है वो नेट रेवेन्यू है। तो आप भी यहाँ पर अपना रेवेन्यू लिख देंगे, रेवेन्यूज़। वही रेवेन्यू क्या होता है भाई, रेवेन्यूज़, ठीक है। और क्योंकि इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट लास्ट वाले कॉलम में लिख देंगे। चलो जी, रेवेन्यू कितना है, $475,000, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप होता है सर आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर आप एक हेडिंग डालेंगे, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स की हेडिंग डाल दी मैंने। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आती है? सबसे पहले तो चाहिए सर आपको ओपनिंग इन्वेंट्री। ढूंढ लेते हैं पहले ओपनिंग इन्वेंट्री। सर ओपनिंग इन्वेंट्री की नज़र आई थी, ये रही। अप्रैल 1 की जो इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, $31,000। तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ यहाँ पर, ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक। अच्छा, इसे आप थोड़ा सा यहाँ शो करेंगे पीछे करके, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, $31,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें इसमें ऐड करना होता है नेट परचेज। ऐड करने से पहले नेट परचेज रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्या परचेज से रिलेटेड कुछ बातें हैं। जी सर बिल्कुल, परचेज रिलेटेड हमारे पास क्या क्या बातें हैं। एक तो खुद परचेज है 225, उसके बाद इसमें रिटर्न आउटवर्ड है 7,900। और कोई परचेज रिलेटेड बात है? नहीं सर, परचेज रिलेटेड और कोई बात नहीं है। लेकिन एक और पॉइंट है जिसमें जिक्र आया है सर परचेजेस का, $3,200। ये आपने परचेज को यहाँ पर क्रेडिट किया है, ठीक है। तो ये परचेज रिलेटेड कुछ यहाँ पर बातें मौजूद हैं। अगर परचेज रिलेटेड कुछ बातें हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें परचेज की थोड़ी सी यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। चलो, तो परचेज रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन होगी वो आप कैसे शो करेंगे, ये आपसे मैंने पहले भी कहा था कि परचेज रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन होगी वो इससे पीछे वाले कॉलम में आप शो करेंगे। तो एक पीछे एक और कॉलम बना लेता हूँ, मैं बनाना भूल गया था, और इसको मैं यहाँ पर कुछ ऐसे कर देता हूँ। ये क्यों किया बाद में बताता हूँ। तो इसके नीचे मैं लिखता हूँ ऐड परचेजेस। परचेजेस को मुझे इसमें क्या करना है, ऐड करना है। परचेजेस खुद कितनी थी भाई, परचेजेस थी मेरे पास, यहाँ पे इसको हाईलाइट भी कर लूँ, $225,000। ये मेरी परचेजेस है कितनी है, $225,000। तो परचेजेस मैंने लिखी $225,000, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो परचेजेस है इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर परचेज़ को मैंने यहाँ पर क्रेडिट किया है $3,200 से। अगर परचेज़ को मैंने क्रेडिट किया इट मीन्स कि परचेज़ मेरी कम हो रही है। अगर कम हो रही है तो इसे मैं इसमें से क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा सही कर लूँ, ये मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ। इसमें से लेस कर दीजिए जो मैंने ड्राइंग ऑफ गुड्स, जो भी आपने गुड्स निकाली है उसको यहाँ से लेस कर दीजिए। कितनी गुड्स निकाली थी, $3,200 की। परचेज क्रेडिट हो रही है भाई, परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए। यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है क्योंकि आप परचेज यानी खरीदा हुआ माल आप घर ले गए, तो आपके पास कारोबार से परचेज क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसे कहाँ लिखना चाहिए, क्रेडिट साइड पर। और ये आपकी नॉर्मल गुड्स में से माइनस हो जाएगी क्योंकि ये कारोबार में बिकी नहीं है, ठीक है। इसे आप यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसे माइनस करके देख लेता हूँ, 221,800, ठीक। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक और लफ्ज़ मौजूद है, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है कि जो माल मैंने ख़रीदा था वो मैंने कस्टमर को रिटर्न कर दिया, यानी वापस, सॉरी सप्लायर को मैंने वापस कर दिया। जब रिटर्न वापस कर दूँगा, ख़रीदा हुआ माल जब मैं वापस करूँगा तो भी मेरे पास परचेज़ क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी। तो अगेन सर आप इसमें से लेस कर देंगे, लेस रिटर्न आउटवर्ड। कितने का सामान हमने वापस किया, पैसे भूल गया, $7,900। ये आप इसमें से माइनस कर देंगे।
ठीक है। अब इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आपकी कहलाएगी नेट परचेजेस, ठीक है, वो आपकी क्या कहलाएगी नेट परचेज। और हमें भी ओपनिंग इन्वेंट्री में नेट परचेज को ही ऐड करना था। तो अब आ गई मेरे पास नेट परचेजेस। इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। पहले इसको सॉल्व करूँ तो बनता है 435,700, ठीक है। जो मेरी नेट परचेज आती है वो कितनी आती है, 4,35,700। अब फॉर्मूला कहता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस को ऐड कर दीजिए। ओपनिंग इन्वेंट्री पहले का माल रखा हुआ है, परचेज मैंने और माल खरीदा, तो सर अब जब पहले का भी माल रखा हुआ और भी खरीदा तो आपके पास माल बढ़ जाएगा। तो मेरे पास जो टोटल माल हो गया वो हो गया 4,66,700 का मेरे पास टोटल माल मौजूद है, ठीक है। 4,70,000 कुछ ज़्यादा पैसे तो नहीं गए, नहीं, हाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, ये 435 नहीं बनना चाहिए भाई, ये मैंने इन दोनों को माइनस करना था, सॉरी माय मिस्टेक। तो ये बन गया 2,44,900, ठीक है जनाब, 2,44,900। अब क्या करना है मुझे इसमें से, अब मुझे इसमें से लेस करना है अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को, ठीक। चलो भाई, क्लोजिंग इन्वेंट्री पर आने से पहले ओपनिंग इन्वेंट्री, थोड़ी ओपनिंग इन्वेंट्री में गड़बड़ हो गई मुझसे, परचेज में, सॉरी परचेज 255 है, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने 225 लिख दिया, 255, ठीक। ये वैल्यूज़ बार बार जो है वो चेंज होती जा रही है। चलो खैर, फॉर्मूला कहता है कि आपके पास जो आंसर आया अब इसमें से आप लेस कर दीजिए अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को। उम्मीद है आपको याद होगा, वो दिख नहीं रहा, बहुत आगे चला गया। तो मैं यहाँ से लेस करने जा रहा हूँ भाई, इसमें से लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ थी सर, ये रही आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। 31 मार्च यानी एंड पे जो आपकी इन्वेंट्री है वो ये रही। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 26,400। ये आप इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि ये माल आपका नहीं बिका, ये आपके पास अभी भी मौजूद है, सॉरी माइनस में था 26,400। ये माल अभी भी आपके पास मौजूद है, ये माल नहीं बिका, जो नहीं बिका वो निकाल दीजिए। अगर ये माल नहीं बिका इसमें से, क्योंकि मेरे पास टोटल माल था, इसमें से अगर सर ये माल नहीं बिका तो इसका मतलब सर बाकी माल बिक गया। कितने का माल बिक गया, दोनों का आपस में माइनस कर दीजिए। सर 2,48,500 का माल आपके पास से बिक गया। जो माल बिक गया ये आपने क्या मालूम किया सर, ये आपने उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स मालूम कर ली। अच्छा, इसको आप यूँ के बजाय यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसको मैंने यहाँ सॉल्व करके कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। और फिर इसको आप सेपरेटली एक नाम दे सकते हैं कि क्या मालूम किया सर, ये हमने मालूम कर लिया कॉस्ट ऑफ सेल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप डायरेक्ट इसी के आगे भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये आ गई कि आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि सर आपके पास जो भी माल था इसमें से आपने ये 248,500 का माल बेच दिया। कितने में बेच दिया, वो बिल्कुल इसके ऊपर लिखा है $4,75,000 में। यानी माल की असल कीमत तो ये थी, लेकिन जब बेचा तो 475,000 में बेच दिया। अगर सर मैं 248 का माल 475 में बेच देता हूँ तो सर इसका क्या मतलब है, सर इसका मतलब है हमें प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया, $2,26,500 का हमें प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को हम नाम देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। अच्छा, ये आ गया मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। उसके बाद हमें अपनी कोई इनकम अगर हुई है तो वो इसमें ऐड कर देना चाहिए। अब इनकम को यहाँ समझिएगा ज़रा से, पहले आप मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल दूँ, ऐड अदर इनकम, ठीक है। अच्छा, इनकम में क्या क्या आता है, इनकम में अगर कोई चीज़ आपको रिसीव्ड हुई, लाइक डिस्काउंट रिसीव्ड वगैरह वगैरह, या कोई रिसीवेबल है तो वो आपकी इनकम है। जैसे पहले चेक कर लेते हैं इसमें, कमीशन रिसीवेबल, ठीक है, कमीशन रिसीवेबल, ये ट्रेड रिसीवेबल नहीं, कमीशन रिसीवेबल है। तो किसी भी वर्ड के साथ अगर रिसीवेबल या रिसीव्ड लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल के अलावा, तो वो क्या है सर, वो हमारी इनकम है। ये हमने अदर रिसीवेबल और पेबल में ये बात हम पढ़ चुके हैं कि रिसीवेबल का वर्ड जो है वो हमारी इनकम के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास एक इनकम मौजूद है कमीशन रिसीवेबल के नाम से। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव्ड कहीं पर भी नहीं है सवाल में, आप चाहे तो पढ़कर देख लीजिएगा। तो कमीशन रिसीवेबल है मेरे पास, ये इनकम है $12,300 की। तो मैं यहाँ पर अपनी इनकम में लिखने जा रहा हूँ कमीशन रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल, ठीक है। अच्छा, इसको भी मैं थोड़ा सा पीछे करके शो कर रहा हूँ, वजह भी आपको बताता हूँ थोड़ी देर के बाद। कितना था, पैसे भूल गया मैं इसके, कमीशन रिसीवेबल $12,300, ठीक है। और फिलहाल ट्रायल बैलेंस में इसमें यहाँ तो कोई और इनकम नहीं है, आप पढ़कर देख लीजिएगा। लेकिन जब मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ आपको अच्छे तरीके से चेक करना है कोई इनकम है या नहीं है। आप चेक कीजिएगा, पढ़कर देखिएगा, कहीं आपको कोई इसमें इनकम नज़र नहीं आ रही। मुझे जो इनकम नज़र आ रही है वो कहाँ नज़र आ रही है, यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट यानी इनकम के नाम से, जिसको मैंने आपके लिए बताया था कि यहाँ इनकम स्टेटमेंट को मैंने डेबिट किया यानी ये एक्सपेंस है, और यहाँ इनकम स्टेटमेंट को मैंने क्रेडिट किया यानी कि मेरी इनकम है। क्यों, क्योंकि सर आपका पैसा जो है वो डूब कम रहा है। अगर मेरा पैसा कम डूबेगा तो इसका मतलब मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, $1,800 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, यानी मेरी आमदनी हो रही है। तो इसे आप अपनी इनकम स्टेटमेंट में
एज एन इनकम जो है इसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपका प्रोविजन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप इसे नाम देंगे डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर DOUBT डाउटफुल डेट्स के। आपका जो प्रोविजन है वो $1800 से डिक्रीज़ हो गया। अगर मेरा गुल्लक कम हो रहा है तो इसे मतलब पैसा उसमें से बच रहा है तो इसका मतलब मुझे फ़ायदा हो गया। तो ये दोनों जो है आपकी इनकम है, इन दोनों को आप ऐड करके इसमें अपने ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तो मेरे पास माल बेच के तो प्रॉफिट ये आया था, लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा मेरे पास आमदनी हुई है, कमीशन से पैसा मिला और जो पैसा बच गया मेरा, वो 14,400 का मुझे मज़ीद प्रॉफिट हो गया। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ सर, मेरे पास जो टोटल प्रॉफिट बनता है वो 2,40,600 रुपये का मेरा प्रॉफिट बनता है। ठीक, अच्छा उसके बाद क्या हो गया, अदर इनकम हो। इसके बाद मुझे चाहिए एक्सपेंसेस। तो अगर आपके पास एक्सपेंसेस है तो वो आप यहाँ से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे एक्सपेंसेस। अच्छा कुछ ऐसे लिखते हैं हम इसको, लेस एक्सपेंसेस। अच्छा अब एक्सपेंसेस के लिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। इधर कोई एक्सपेंस नहीं, पढ़ कर देखिएगा। हाँ, यहाँ पर मुझे एक एक्सपेंस मिलता है, वेजेस एंड सैलरीज 87,000। ये क्या है सर, ये आपका एक्सपेंस है, लिख लीजिए यहाँ पर वेजेस एंड सैलरीज के नाम से, वेजेस एंड सैलरीज के नाम से, पैसे भूल गया, वेजेस एंड सैलरीज 87,000। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद वापस ऊपर चलते हैं। रेंट एंड रेट्स, ये मुझे अपना एक और एक्सपेंस नज़र आता शुरू से, सॉरी यहाँ से पढ़ लेते हैं हम, सॉरी मैं भूल गया। कंप्यूटर रिपेयर, ये मेरा एक्सपेंस है भाई, बिल्कुल एक्सपेंस है, तो इसे भी आप अपने एक्सपेंसेस में शामिल करेंगे कंप्यूटर रिपेयर्स के नाम से, लेकिन पैसे कुछ और लिखेंगे, कंप्यूटर रिपेयर्स। ठीक है, अच्छा इसकी कैलकुलेशन मैं थोड़ी सी यहाँ शो कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। कंप्यूटर रिपेयर जो यहाँ पर है वो कितना है सर, कंप्यूटर रिपेयर यहाँ पर लिखा हुआ है $21,600, $21,600। इसमें से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या कहीं पर कंप्यूटर रिपेयर का जिक्र आया सर, 2 बार जिक्र आया, एक बार ये रहा और एक बार ये रहा। ये जो यहाँ पर कंप्यूटर रिपेयर है ये डेबिट है, $2,100 यहाँ पर कंप्यूटर रिपेयर आपने डेबिट किया है। कंप्यूटर रिपेयर डेबिट होने का मतलब खर्चा बढ़ रहा है, और यहाँ पर कंप्यूटर रिपेयर को आपने क्रेडिट किया है। रिपेयर क्रेडिट करने का मतलब है कि आपका खर्चा कम हो रहा है, एक बार बढ़ रहा है और एक बार कम हो रहा है। तो ये $2,100 जो है वो ऐड हो जाने चाहिए, $2,100 ऐड, ये ऊपर शो हो रहा है, देख लीजिएगा। और ये वाला जो रिपेयर है ये क्रेडिट किया है, तो ये एक्सपेंस क्रेडिट होने का मतलब आपका खर्चा कम हो रहा है, तो ये माइनस हो जाना चाहिए। मैं यहाँ से माइनस कर रहा हूँ। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये बहुत आगे चला गया भाई, इसको यहाँ गया। तो 12,600 प्लस 2,100 माइनस 8,000, तो इसको सॉल्व करके आंसर आता है मेरे पास 6,700। ये मेरे पास जो है वो सॉरी 2,000, कोई गड़बड़ कर दी क्या मैंने, 12,600 ठीक है, प्लस 2,100 और माइनस 8,000। ठीक, हाँ गड़बड़ हो गई, ये 12,600 लिख दिया, एक्चुअली है 21,600। तो 15,700 जो है मेरे पास इसका करेक्ट आंसर बनता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। कंप्यूटर रिपेयर्स के बाद अब जो मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सपेंसेस ढूंढ लेते हैं हम। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, ये एसेट और लायबिलिटी, इसको छोड़ दिए। रेंट और रेट्स, ये बिल्कुल मेरा खर्चा, और इसको भी हम समझेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं रेंट एंड रेट्स के नाम से, रेंट एंड रेट्स के नाम से, और इसकी कैलकुलेशन भी आपको समझाता हूँ, ज़रा गौर से समझते जाइएगा। ये जो एक्सपेंस है ये कहाँ पर होगा सर, ये वाला जो एक्सपेंस है ये तो डेबिट साइड पर है। ठीक है, कितना है, 22,750, तो मैं यहाँ शो करता हूँ $22,750। इसके अलावा रेंट एंड रेट्स जो जहाँ पर आपने इसे इस्तेमाल किया वो इस वाली एंट्री में जिक्र है। यहाँ पर रेंट को सर हमने डेबिट किया है, रेंट डेबिट होने का मतलब मेरा खर्चा बढ़ा है। अगर बढ़ा है तो इसे मैं अपने एक्सपेंसेस में क्या कर दूँ सर, ऐड कर दीजिए। तो प्लस कर देता हूँ मैं 2,000, ऊपर देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस कर दिया मैंने 2,000। और यहाँ पर आपने अपने रेट्स को क्रेडिट किया है, रेंट एंड रेट्स यानी मेरा एक्सपेंस, इसे आपने क्रेडिट किया है। अगर क्रेडिट कर रहे हो तो इसका मतलब सर आपका एक्सपेंस कम हो रहा है, कम हो रहा है तो सर इसमें से माइनस कर दीजिए $450। ठीक, चलो जी, अब इसकी कैलकुलेशन मैंने जो लिख दी है उसको कैलकुलेट भी कर लेना। 22,750 प्लस 2,000 और माइनस 450। इसे सॉल्व कर लूँ तो आंसर आता है मेरे पास $24,300। ये मेरे पास रेंट एंड रेट्स का खर्चा बन जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और कोई खर्चा है क्या भाई? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इस रिलेटेड जो भी इनकम थी वो मैंने लिख लिया वहाँ पर। अच्छा, मार्केटिंग एक्सपेंस, ये मेरा एक्सपेंस है $12,600। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं अपना मार्केटिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस। ठीक, अच्छा अच्छा, इससे रिलेटेड भी एक एडजस्टमेंट थी, एक पॉइंट था जिसे हमने डिस्कस किया था। अगर पॉइंट है तो मार्केटिंग एक्सपेंस का सिर्फ यहाँ पे अमाउंट लिख रहा हूँ मैं, $12,600। अच्छा, मार्केटिंग एक्सपेंस एक ही एंट्री में मैंने लिखा था, ये लिखा हुआ, और ये मैंने क्रेडिट साइड पर लिखा है। एक्सपेंस क्रेडिट होने का मतलब है सर आपका एक्सपेंस कम हुआ है $350 से, कम हो रहा है तो इसमें से माइनस कर दीजिए $350।
चलो बस मार्केटिंग एक्सपेंस बस यही था 12,600 माइनस 350। सॉल्व करने तो मेरे पास आंसर आता है $12,250, ये मार्केटिंग एक्सपेंस का आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है वो यहाँ पर क्या है, ये दोनों लोन है। लोन क्या है आपके लिए, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी यहाँ पर नहीं आती। उसके बाद बैंक लोन पे आपने जो है वो इंटरेस्ट पे किया $2,100। ठीक है, इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। लेकिन ये जो एक्सपेंस है ये आप फाइनेंशियल चार्जेस के नाम से अलग से भी शो करते हैं और यहाँ पे भी शो कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो इसे मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ, मैं इसे बाद में लिखूँगा। हीट एंड लाइट, सर ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस को शामिल कर लीजिए। और ये वर्ड यहाँ पर कहीं नहीं आया हीट एंड लाइट का, इट मीन्स कि अमाउंट एज इट इज़ लिख दिया जाएगा $9,750 है। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ हीट, हेयर नहीं भाई, हीट एंड लाइट। ठीक है, इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, डायरेक्ट एक ही अमाउंट है इसका, हीट एंड लाइट। ठीक है, और कितना है इसका अमाउंट, $9,750। ठीक है जी, हीट एंड लाइट हो गया। अब हीट एंड लाइट के बाद जो है वो अगला पॉइंट क्या है मेरे पास, जर्नल एक्सपेंसेस $14,300। ये भी मेरा एक्सपेंस है, अपने एक्सपेंसेस में शामिल करूँगा मैं जर्नल एक्सपेंसेस के नाम से, जर्नल एक्सपेंसेस। अच्छा मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट थी जर्नल एक्सपेंसेस से रिलेटेड। जर्नल एक्सपेंस कहीं लिखा था मैंने, नो जर्नल एक्सपेंस मैंने कहीं नहीं लिखा। तो बस ये अमाउंट भी एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। जर्नल एक्सपेंस कितना है, $14,300। ये अमाउंट भी डायरेक्ट मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, $14,300। ठीक, वापस ऊपर चलते हैं और ऊपर आ जाए अगर, तो बैंक ओवरड्राफ्ट ये आपके लिए लायबिलिटी है। इट मीन्स कि यहाँ पर और कोई मेरे पास एक्सपेंस मौजूद नहीं है। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक्सपेंस अगर ख़त्म हो गया तो आपको यहाँ पर गौर से देखना है कि यहाँ कोई एक्सपेंस रिमेनिंग तो नहीं है। ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है, परचेज़ को हम कंसिडर कर चुके हैं, कंप्यूटर एसेट है, कंप्यूटर रिपेयर को हम कंसिडर कर चुके हैं, कंप्यूटर रिपेयर लिख चुके हैं, बैंक एसेट है नहीं चाहिए, रेंट लिख चुके हैं, अदर पेबल लायबिलिटी है नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में कोई लायबिलिटी और एसेट नहीं आएगा, ये जहन में रखिएगा। प्रीपेड एसेट है, इनकम स्टेटमेंट में नहीं आएगा। रेट्स हम लिख चुके हैं, प्रीपेड एसेट है यहाँ नहीं आएगा, मार्केटिंग एक्सपेंस लिख चुके हैं। इंटरेस्ट मैंने कहा बाद में लिखेंगे, अदर पेबल लायबिलिटी है। अच्छा अब रह गया मेरे पास डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन मेरे लिए एक्सपेंस है, बिल्कुल मेरे लिए एक्सपेंस है और वो यहाँ पर लिखा जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एसेट नहीं है, सॉरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी मेरे लिए एसेट नहीं है, वो सॉरी एक्सपेंस नहीं है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी मेरे लिए एक्सपेंस नहीं है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा था जिसमें यहाँ पर लिखा है ट्रेड रिसीवेबल ऑफ 4,000 आर इररिकवरेबल। ये जो 4,000 है इररिकवरेबल, ये क्या है सर, ये हमारा डाउटफुल डेट्स है, वो सॉरी इररिकवरेबल डेट्स है। ये हमारा जो 4,000 है वो इररिकवरेबल डेट्स है। और इररिकवरेबल डेट्स मेरे लिए क्या है सर, ये जो 4,000 है ये आपके लिए एक्सपेंस है। इररिकवरेबल डेट्स मेरे लिए एक्सपेंस। अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊंगा, इसकी एक एंट्री मैंने बनाई थी, एक एंट्री में बनाना भूल गया, एक और एंट्री इसकी अगर मैं बनाऊँ तो कुछ एक और एंट्री ऐसे बनती है, अगर आपको याद हो, इररिकवरेबल डेट्स डेबिट किस अमाउंट से, 4,000 से, और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट 4,000 से। ये इसकी दूसरी एंट्री बनी थी जो कि हमने नहीं बनाई थी। तो इररिकवरेबल डेट्स मेरे लिए क्या है सर, ये भी आपके लिए एक्सपेंस है। तो आपके एक्सपेंसेस में ये एक्सपेंसेस भी शामिल होना चाहिए। तो आइए जी शामिल कर लेते हैं, इररिकवरेबल डेट्स, डेट्स नहीं, डेट्स में बी तो लिखा है ही नहीं अपने, डेट्स 4,000 से ये आ जाएगा। और इसके बाद मेरे पास एक और एक्सपेंस आ जाएगा डेप्रिसिएशन के नाम से। डेप्रिसिएशन ऑन, डेप्रिसिएशन हमने 3 बार निकाला था। बिल्डिंग का 1,500 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ठीक, 1,500। फॉर्मेटिंग बहुत लंबी चले गई लग रहा है, बहुत आगे तक, बहुत दूर तक कहानी जाएगी। 1,500, फिर डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर इक्विपमेंट, ये था ना भाई इक्विपमेंट। इसका कितना था भाई, कंप्यूटर इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन कितना था, ये था $7,200, $7,200। और फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन किस पे था, एक और पे था फिक्सचर्स और पता नहीं क्या लिखा हुआ था यार, फिक्सर एंड फिटिंग्स, FITTING। और इसका डेप्रिसिएशन था हमारे पास $1,200।
ठीक। इसको मैं अलग अलग करके पहले यहाँ लिख के फिर यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक साथ भी लिख सकते हैं। ठीक। अच्छा जी, और कोई मेरे पास पॉइंट रह गया क्या? तो इसके अलावा और कोई पॉइंट मेरे पास नहीं रह जाता। एक्सपेंस रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। फिलहाल आप इसका टोटल कर लेंगे। टोटल बहुत सारा हो गया इसका 177,200। ये मेरे प्रॉफिट, ये मेरा प्रॉफिट आया था, सही है। इसमें से ये एक्सपेंसेस मैंने किए। अगर एक्सपेंसेस किए तो सर एक्सपेंसेस करने से आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो इसे माइनस कर दीजिए। 177,200 इसे माइनस कर दूँ अगर मैं, तो आंसर बनता है $63,400। इसे हम कहते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक। अच्छा, फिर हम इसमें से लेस करते हैं क्या? फाइनेंशियल चार्जेस बैंक लोन के नाम से, जो कि यहाँ पर सॉरी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कुछ ऐसा लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? वो था बैंक लोन इंटरेस्ट। बैंक लोन इंटरेस्ट। और ये जो है ज़रा इसको भी समझ लेते हैं, इसकी भी थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं शो कर दूँ यहाँ पर, यहाँ से शो कर देता हूँ। बैंक लोन जो इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी पे कर दिया है वो है $2,100, ये ऑलरेडी पेड है। ठीक है। और इसके अलावा हमने बैंक लोन इंटरेस्ट को यानी अपने इंटरेस्ट को यहाँ पर डेबिट किया था $500। इंटरेस्ट डेबिट होने का मतलब खर्चा हमारा बढ़ा है तो इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है। 2,100 में 500 ऐड हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन मैं यहाँ शो कर देता हूँ। 2,100 प्लस 500, तो ये मिलाकर हो जाएगा 2,600। यहाँ से आप इसे लेस कर देंगे क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है। ठीक है भाई, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग का मसला हो गया, अब इसको सही कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा तो माइनस 2,600। यार ये एक मिनट दीजिएगा बस। माइनस 2,600 अब सही हो जाना भाई। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सही हो गया। अब जो भी मेरे पास आंसर आएगा वो मेरा फाइनल प्रॉफिट कहलाएगा क्योंकि इनकम टैक्स सवाल में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास तमाम स्टेप्स को सॉल्व करते हुए मेरे पास जो फाइनल प्रॉफिट आता है वो आता है 60,800 और इसे हम कहते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक। अच्छा जी, ये हमारी इनकम स्टेटमेंट हो गई। अब टनाटन जल्दी से हम बैलेंस शीट भी बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम, ऐसा ना बहुत लंबा हो जाए सवाल, तो बैलेंस शीट भी हम बनाते हैं। लेकिन अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो फिर ऐसे ये टॉपिक ख़त्म नहीं हो पाएगा, तो थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो बैलेंस शीट के लिए आप सबसे पहले लिखते हैं नॉन करंट एसेट्स। ठीक। ओ सॉरी, पहले एसेट्स लिखते हैं, पहले एसेट्स लिख लेते हैं भाई यहाँ पे। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स जब आप यहाँ पर लिखेंगे ना, अब कैसे लिखना है वो समझिएगा। यहाँ पर आप अपने एसेट्स को लिखेंगे कुछ ऐसे, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक। एक मिनट दीजिएगा बस मुझे, मैं इसकी पहले सेटिंग सही कर लूँ। ठीक है। और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बहुत बड़ा हो गया, यहाँ पर नहीं आ रहा, तो इसका फॉन्ट साइज़ मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, उम्मीद है आप पढ़ लेंगे इसको। और यहाँ पर लिखेंगे आप बुक वैल्यू। ठीक। अब ये कैसे शो करना है अपने पास नॉन करंट एसेट्स, जितने भी आपके पास नॉन करंट एसेट्स है, अब वो हम यहाँ पर इसे शो करने जा रहे हैं। नॉन करंट एसेट्स में मेरे पास जो पहला एसेट है वो ऊपर ही लिखा हुआ है। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग, क्या कीमत दी हुई इसकी? $1,50,000। ये इसकी क्या है? कॉस्ट है। तो आप इसे कॉस्ट के कॉलम में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग को, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, $1,50,000। और फिर इसका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो भी यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब ज़रा गौर से समझिएगा, लैंड एंड बिल्डिंग का जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो 9,000 है। प्रोविजन किस साइड पर होता है सर? ये होता है क्रेडिट साइड पर। ठीक। और हमने अपनी एंट्री में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को लैंड एंड बिल्डिंग के मजीद क्रेडिट किया है कितने से? $1,500 से। ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का कितना है? ऑलरेडी $9,000। हमने मजीद क्रेडिट किया है, ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, दोनों क्रेडिट आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, दोनों को मिलाकर ही हो जाएंगे $10,500। तो यहाँ पर प्रोविजन बनता है इसका $10,500। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। $10,500। ठीक है। नेट बुक वैल्यू कैसे आती है? नेट बुक वैल्यू हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कॉस्ट में से उसके डेप्रिसिएशन को आप माइनस कर दीजिए, आपके पास उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी $1,39,500। ये इसकी बुक वैल्यू बनती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा एसेट था मेरे पास वो क्या था? कंप्यूटर इक्विपमेंट। कंप्यूटर इक्विपमेंट। ठीक।
अच्छा, कंप्यूटर इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है वो क्या लिखी जाएगी, ज़रा वो समझ लीजिएगा। कंप्यूटर इक्विपमेंट यहाँ पर डेबिट है, एसेट डेबिट साइड पर होता है 46,000, और यहाँ पर भी आपने कंप्यूटर को डेबिट किया है 8,000 से। ये 46,000 और ये 8,000 मिलाकर हो जाएंगे पता नहीं कितने, अभी देख लेता हूँ, इज़ इक्वल टू 46,000 प्लस 8,000, दोनों मिलाकर ही हो जाएंगे, कितने हो रहे हैं नज़र नहीं आ रहे, 54,000। यानी इक्विपमेंट की जो वैल्यू कंप्यूटर इक्विपमेंट की वो है 54,000। अगेन इसका भी ऐसी डेप्रिसिएशन लेना है। इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पर है क्रेडिट साइड पर, क्योंकि ये होता ही क्रेडिट साइड पर है 18,000, और यहाँ पर आपने क्रेडिट किया है 7,200 से। तो 18,000 प्लस 7,200 ये हो जाएंगे 25,200, मिलाकर देख लीजिएगा आप 25,200। तो इसका प्रोविजन बनता है 25,200। अगेन आप इसमें से इसको लेस कर देंगे तो आपके पास इसकी बुक वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी बुक वैल्यू बनती है $28,800। बिल्कुल इसी तरीके से फिक्सचर फिटिंग्स पे आ जाएंगे। तीसरा एसेट हमारा फिक्सचर एंड फिटिंग्स, ठीक। अच्छा, इसकी कॉस्ट एक ही दफ़ा दी हुई है हमारे सवाल में, कितनी है, $12,000, और इसका प्रोविजन भी ऐसी दो बार ऐड करेंगे आप। एक दफ़ा यहाँ पर है $6,600 ये, और एक बार यहाँ पर है 1,200, 6,600 और 1,200, मेरे ख्याल से 7,800 हो जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा कैसे, $7,800, ठीक है। तो ये बन जाते हैं $4,200। अब ये आ गए मेरे पास सारे के सारे क्या, मेरे नॉन करेंट एसेट, ठीक है। इनका आप टोटल कर लीजिएगा, तीनों कॉलम्स का टोटल हो जाएगा। यहाँ पर कॉस्ट है इसकी 2,16,000, प्रोविजन इसका ये है, और इसकी जो नेट बुक वैल्यू है वो है $1,72,500। ये 172,500 मेरे काम की चीज़ है, ठीक है। इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन इन दो के नीचे आप जो है डबल लाइन यूज़ कर देंगे। यानी कि ये डबल लाइन का मतलब हो गया कि ये जो वैल्यूज़ है ये नीचे दी गई किसी भी वैल्यू में ना ऐड होगी ना लेस होगी। हाँ, ये वाली वैल्यू आगे ज़रूर इस्तेमाल होगी, ठीक। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने करंट एसेट्स की तरफ। यहाँ पर मेरे पास नॉन करंट एसेट्स खत्म हो जाते हैं, अब आ जाएंगे हम अपने करंट एसेट्स की तरफ, ठीक। अच्छा, अब करंट एसेट्स में हमारे पास आज बहुत सारे एसेट्स जो है वो मौजूद हैं। करंट एसेट्स को हम यहाँ पर शो करेंगे। सबसे पहले आप इसमें शो करते हैं क्या, इन्वेंट्री। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप इसमें सबसे पहले शो करेंगे अपनी इन्वेंट्री को। कौन सी इन्वेंट्री शो करेंगे सर, आप इसमें शो करेंगे अपनी जो भी आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है वो शो करेंगे। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पर भी लिखी हुई है 26,400, चाहे तो आप इसे ऊपर से देख लीजिएगा, तो 26,400 क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। इसके बाद सर हम इसमें शो करते हैं अपने ट्रेड रिसीबल्स को। इसके बाद हम इसमें शो करते हैं अपने ट्रेड रिसीबल को। ये मैंने आपको सीक्वेंस समझाई थी इसकी, ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। अच्छा, ट्रेड रिसीबल को मैं थोड़ा सा पीछे कर लिखूंगा, वजह अभी आपको थोड़ी देर के बाद समझाता हूँ। ट्रेड रिसीबल की वैल्यू अगर आप देखें तो ट्रेड रिसीबल कहाँ था भाई, ये रहा। ट्रेड रिसीबल मेरे पास यहाँ पर है 42,000। ट्रेड रिसीबल एसेट है, एसेट कहाँ होता है सर, एसेट होता है डेबिट साइड पर 42,000, लेकिन मेरा ट्रेड रिसीबल 42,000 नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने एक एंट्री बनाई जिसमें आपने ट्रेड रिसीबल को क्रेडिट कर दिया $4,000 से। ट्रेड रिसीबल क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पर एसेट है, एसेट डेबिट होता है, और यहाँ पर जो आप अपने ट्रेड रिसीबल को क्रेडिट कर रहे हैं, यानी आपका एसेट कम हो रहा है। अगर मेरा एसेट कम हो रहा है तो ये कहाँ लिखा जाएगा सर, ये लिखा जाएगा क्रेडिट साइड पर। तो आप अपने ट्रेड रिसीबल में से 4,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऊपर कितना था ट्रेड रिसीबल, 42,000 माइनस 4,000। तो आप जब अपना यहाँ पर ट्रेड रिसीबल लिखेंगे तो वो कितना लिखेंगे, $38,000 जो है वो इस वक्त आपका ट्रेड रिसीबल है, ठीक है। फिर इसके नीचे हम एक लाइन लिखते हैं, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसमें से अपना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या करेंगे, लेस करेंगे, जो भी आपका प्रोविजन है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या लिखा जाएगा, ये ज़रा समझ लीजिएगा भाई। हमने जब प्रोविजन का चैप्टर पढ़ा था तब हमने वहाँ पर ये बात पढ़ी थी, ठीक है, कि प्रोविजन के चैप्टर में जो भी आपका रेट लगा के अमाउंट आएगा यही आपका फाइनल प्रोविजन, यही आपका जो वो इस वक्त नेट प्रोविजन। चले छोड़ दें, इसको छोड़ दें सर, नहीं समझ आया। चले, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है यहाँ पर कहीं पर, कहाँ था अभी देखा था हमने, प्रोविजन भूल गया, कहीं था हमने देखा था, ये रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन किस साइड पर होता है सर, ये होता है क्रेडिट साइड पर। 3700 है क्रेडिट साइड पर, ठीक है, याद रखिएगा 3700 है प्रोविजन क्रेडिट साइड पर। और यहाँ पर हमने अपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट किया है 1800 से। यहाँ क्रेडिट है, यहाँ डेबिट है, एक क्रेडिट है एक डेबिट है, क्या होगा, माइनस हो जाएगा। डेबिट डेबिट प्लस होते हैं, क्रेडिट क्रेडिट प्लस होते हैं, लेकिन डेबिट क्रेडिट आपस में क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो 3700 में से 1800 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। माइनस करके आंसर कितना आ जाएगा आपका, वही आ जाएगा 1900 जो कि रेट लगा के आया था। तो आप यहाँ से जब लेस करेंगे तो 1900 आप इसमें से क्या कर देंगे। सर क्यों लेस कर रहे हैं ये भी तो बता दीजिए।
भाई प्रोविज़न का मतलब ये कि ये वो उधार है जो मुझे लगता है कि नहीं मिलेगा। $38,000 जो मुझे अपने कस्टमर से लेने हैं, इसमें से $1,900 मुझे लगता है नहीं मिलेगा। जब पैसा नहीं मिलेगा तो आप अपने उधार में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी आप कह रहे हैं कि सर हमें $36,100 जो वो मिलेंगे। डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम ऑलरेडी प्रोविज़न वाले चैप्टर में इसको अच्छे तरीके से हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम तेज़ी से आप काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर एक और चीज़ शामिल करेंगे। अब क्या शामिल करेंगे हम यहाँ पर अपने अदर रिसीवेबल्स। ये कहाँ से आ गए सर, ये तो है ही नहीं सवाल में अदर रिसीवेबल्स, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सवाल में कहीं पर भी अदर रिसीवेबल्स का लफ्ज़ मौजूद नहीं है। तो फिर ये मैंने कहाँ से लिख लिया, ये मैंने लिखा है कहीं ना कहीं से तो लिखा होगा ना भाई, ये रहा, ये लिखा हुआ मेरे पास प्रीपेड। प्रीपेड क्या है आपके लिए सर, ये अदर रिसीवेबल है। प्रीपेड क्या है आपके लिए, अदर रिसीवेबल। मैंने बताया था कि प्रीपेड को ही हम अपने अदर रिसीवेबल्स के नाम से शो करते हैं। तो मेरे पास जो यहाँ पर अदर रिसीवेबल्स है वो दो बार है, एक बार 450 डेबिट है और एक बार 350 डेबिट है। दोनों ही बार डेबिट है। अगर दोनों ही बार ये मेरे पास डेबिट है, इट मीन्स के दोनों क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहे हैं। इंक्रीज़ होने का मतलब मेरा एसेट बढ़ रहा है, दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, 450 प्लस 350। तो मैं यहाँ कैलकुलेशन शो कर दूँ थोड़ी सी ताकि आपको याद रहे, 450 प्लस 350। आप भी एग्ज़ाम में ये कैलकुलेशन जो है वो शो करेंगे, ठीक है। ये मिलाकर हो जाएंगे 450 प्लस 350, 800 शायद 800, ठीक है। अब इसका मेरे ख्याल से और कोई करंट एसेट मेरे पास मौजूद नहीं है, बस ये 3 करंट एसेट थे। कैश या बैंक नहीं है मेरे पास, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये लायबिलिटी होती है, और कोई करंट एसेट मेरे पास मौजूद नहीं है। इनका टोटल कर लीजिए आप, तो इनका टोटल बनता है $63,300। ये मेरे पास क्या आ गए, ये मेरे पास सर आ गए सर करंट एसेट्स। अब मेरे पास ये थे नॉन करंट एसेट्स, ये है करंट एसेट्स, इन दोनों का टोटल कर लीजिए। टोटल बनता है $2,35,800। ये क्या कहलाएगा सर, ये कहलाएगा हमारा टोटल एसेट्स, ये कहलाएंगे हमारे टोटल एसेट्स। ये मेरे पास एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, एसेट्स वाला पोर्शन कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे पोर्शन पे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का जो दूसरा पोर्शन है वो कहलाता है कैपिटल एंड लायबिलिटीज़, ठीक है। अच्छा, पहले हम इसमें लिखेंगे अपने कैपिटल को, ठीक है। इसकी हेडिंग ना भी डालें, आप इसे डायरेक्ट बिना हेडिंग डाले भी लिख सकते हैं। चलो मैं बिना हेडिंग डाले आज लिख देता हूँ, मैं बल्कि डायरेक्ट लिख देता हूँ, कैपिटल एट स्टार्ट, ऐसे लिख दीजिए आप इसे, या सिर्फ कैपिटल लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कैपिटल ही लिख देता हूँ यार, छोड़ो कंफ्यूज होंगे आप, ठीक है। अच्छा जी, कैपिटल पर आ जाते हैं। तो कैपिटल हमारे सवाल में कितना मौजूद था, कैपिटल 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 कहीं तो होगा, शुरू में था। कैपिटल है $80,000, ठीक है। जल्दी जल्दी काम करेंगे भैया। कैपिटल है $80,000, इसे आप पीछे शो करेंगे, वो ऊपर शो कर दिया मैंने इसको, $80,000, ठीक है। अच्छा, कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको ये बात समझाई थी। कैपिटल में आप ऐड करते हैं अपने प्रॉफिट को और लेस कर देते हैं आप इसमें से ड्राइंग को। तो मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ ऐड प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर, मेरा प्रॉफिट कितना होता है $60,800। ये आप इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट से कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी बढ़ जाता है, तो आप इसे इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और ड्राइंग अगर आपने कोई की है तो वो आप इसमें से क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। बिल्कुल सवाल में ड्राइंग्स मौजूद है। ड्राइंग का मतलब कारोबार से पैसा निकाल कर आप घर ले गए, अगर पैसा घर ले जाएंगे तो वो आप यहाँ से लेस कर देंगे। अब देखिएगा ज़रा गौर से समझिएगा, ड्राइंग कहाँ होती है, ड्राइंग होती है डेबिट साइड पर, ये याद रखिएगा। ड्राइंग होती है डेबिट साइड पर $25,000, और यहाँ पर भी ड्राइंग डेबिट है $3,200। तो ये दोनों ड्राइंग आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी $28,200 हो जाएंगे, ठीक है। चाहे तो शो कर देता हूँ यहाँ कैलकुलेशन कितनी थी ऊपर, सॉरी कितनी थी, पैसे भूल गया मैं, 25 और 3,200, $25,000 प्लस $3,200, तो ये हो जाएंगे $28,200। ये आप इसमें से लेस कर देंगे। लेस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका कहलाएगा कैपिटल एट एंड, यानी इस वक्त जो मेरा एंड का कैपिटल है वो ये है मेरा, ठीक। अच्छा, उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे इसके नीचे लायबिलिटीज़ की, और लायबिलिटीज़ में हेडिंग डालेंगे आप लॉन्ग, यानी नॉन करंट लायबिलिटीज़। चलो नॉन करंट लिख देते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। तो नॉन करंट लायबिलिटी हमारे पास क्या है, इसमें ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक लोन है हमारे पास, ये दोनों ही हमारे लिए क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी है, ठीक है। ये दोनों ही हमारे लिए क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी है। लेकिन
इसमें से जो एक लाइबिलिटी है, ये वाली मेरी जो लाइबिलिटी है ना भाई, 5% बैंक लोन, अब ये मेरे लिए नॉन करेंट लाइबिलिटी नहीं रही है। ठीक है जी, ये मेरे लिए अब नॉन करेंट लाइबिलिटी नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि ये मुझे कब पे करनी है सर? ये आपको जून 2019 में पे कर देनी है, और अभी क्या चल रहा है 31 मार्च। तो कितने महीने में देनी है आपको? मार्च के बाद अप्रैल मई जून, यानी 3 महीने के अंदर अंदर मुझे लाइबिलिटी पे करनी है। अगर कोई लाइबिलिटी 1 साल से कम अरसे में अदा करनी हो तो वो मेरे लिए नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं कहलाती, वो मेरे लिए क्या कहलाती है? करंट लाइबिलिटी कहलाती। तो अब जो ये लाइबिलिटी है, अब ये नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं रही, अब ये करंट लाइबिलिटी के अंदर शामिल कर दी जाएगी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में सिर्फ ये है 4% बैंक लोन, ठीक है, $60,000, बस ये मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी में शो किया जाएगा। 4% जो है, जो भी मेरा बैंक लोन है, बस ये मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 4% बैंक लोन। ठीक है, एक ही लाइबिलिटी थी, पैसे भूल गया भाई मैं इसके पैसे कितने थे? $20,000। ठीक है, इसके पैसे हैं $20,000, ये मैं यहाँ लिखूँगा डायरेक्ट, एक ही नॉन करंट लाइबिलिटी। अच्छा, इसके बाद अब आप हेडिंग डालेंगे करंट लाइबिलिटीज़ की, करंट लाइबिलिटीज़। अब करंट लाइबिलिटीज़ में आपकी जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो सारी यहाँ शो कर दीजिए। कौन कौन सी करंट लाइबिलिटी आपके पास रह गई है? जैसे यहाँ पर है ट्रेड पेबल्स 31,850, शामिल कर लीजिए। ट्रेड पेबल ABL, ट्रेड पेबल 31,850, यही अमाउंट था ना भाई? एक बार चेक कर लेता हूँ, कहाँ था? ट्रेड पेबल 31,850। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये 4% बैंक लोन मैं ले चुका हूँ। इसके अलावा 5% बैंक लोन 20,000, अब ये मेरी करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा 5% बैंक लोन के नाम से। 5% बैंक लोन के नाम से, पैसे भूल गया मैं इसके, 60,000 थे शायद, जी हाँ 60,000। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी मुझ पे लाइबिलिटी है 6,750, बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से। पैसे फिर भूल गया मैं इसके, पैसे हैं इसके 6,750। ठीक, लाइबिलिटीज़ ख़त्म? नहीं जी, लाइबिलिटीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई। ये जो आपका एडजस्टमेंट डाटा है, इसमें कोई लाइबिलिटी हो सकती है। ड्राइंग और परचेज दोनों इस्तेमाल कर चुके हैं आप। कंप्यूटर रिपेयर दोनों इस्तेमाल कर चुके हैं। कंप्यूटर रिपेयर और बैंक को हमने यहाँ पर क्या किया सर? आपने बैंक को यहाँ पर क्रेडिट किया है। तो अगर बैंक को मैंने क्रेडिट किया है तो भाई एक अमाउंट कहीं ना कहीं तो लिखा जाएगा, है ना? बैंक क्रेडिट होने का मतलब क्या है सर? आपके बैंक से पैसा गया है। ठीक है, अब ज़रा समझिएगा, मेरे पास बैंक अकाउंट तो है ही नहीं कोई, बल्कि मैंने बैंक से ऑलरेडी लोन लिया हुआ है $6,750 का। ऑलरेडी मुझ पे लोन है, यानी कि ये क्रेडिट साइड पर है। गौर से समझिए, ये क्रेडिट साइड पर है, आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये ऑलरेडी है क्रेडिट साइड पर। इसके अलावा सर आपने बैंक को मजीद क्रेडिट कर दिया $2,100, यानी मजीद बैंक से पैसा निकाल लिया। पहले ही बैंक के कर्जे में मजीद बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं, तो ये भी क्रेडिट है और ये भी क्रेडिट है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड। तो 6,750 में आप ऐड करेंगे 2,100 मजीद, 6,750 प्लस 2,100 मजीद, तो ये हो जाएंगे $8,850 मेरे बैंक। यानी बैंक का जो उधार है वो पहले तो इतना था, मैंने बैंक से कितना उधार था मेरा? 6,750, मैंने बैंक से मजीद पैसा निकाल लिया तो ये उधार और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बैंक को भी मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया। रेंट हो गया, रेट्स हो गया, प्रीपेड भी हो गया। लेकिन ये जो अदर पेबल है, ये अभी तक मैंने कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया है $2,000 के नाम से। ठीक है, तो अदर पेबल्स ये भी मुझ पे क्या है? लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी आप यहाँ पे शामिल करेंगे अदर पेबल्स के नाम से। अच्छा, अब ये जो लाइबिलिटी है वो आप कैसे लिखेंगे ज़रा वो भी समझा दूँ आपको। अदर पेबल एक बार यहाँ पर था क्रेडिट साइड पर 2,000, और इसके अलावा एक बार अदर पेबल यहाँ पर भी है 500, ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 2,000 प्लस 500, यानी कि $2,500। ठीक है, जल्दी जल्दी काम करते हैं भाई, वापस ऊपर चलते हैं। यहाँ तक की बातें हो गई। प्रीपेड लिख चुके हैं, मार्केटिंग एक्सपेंस लिख चुके हैं, इंटरेस्ट लिख चुके हैं, अदर पेबल को अभी अभी हमने लिख लिया। उसके बाद डेप्रिसिएशन को भी लिख चुके हैं और प्रोविजंस को भी हम लिख चुके हैं। सारी बातें हो गई हैं। इसके बाद आप यहाँ पर इसका जो है वो टोटल कर लेंगे। ठीक है जी, तो इसका टोटल बनता है 130,200। अब ये मेरे पास कैपिटल आया, ये नॉन करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी, इन तीनों का आप क्या कर लेंगे? सम अप कर लेंगे, और इनका जो सम अप बनना चाहिए, टोटल बनना चाहिए, वो वही होना चाहिए जो आपके एसेट्स का टोटल आया था 235 यूनिट। जी मुबारक हो, हमारा टोटल मैच करता है हमारे एसेट्स के साथ। इसे आप क्या नाम देते हैं? टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज़। ठीक है, ओके, तो हमने आज और कल
इन 2 क्लासेस में जो हमने बात समझी है वो हमने कुछ ये समझा है कि हमारी इनकम स्टेटमेंट एक्चुअली कैसे बनेगी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअली कैसे बनेगी। ये एक्चुअल इसका तरीक़ाकार है, यानी कि डिटेल जो कहते हैं आप इसे, ठीक है। तो एडजस्टमेंट के बिना, ये जो हमारी एडजस्टमेंट डाटा है इसके बिना ये बनाना बहुत मुश्किल है। तो एडजस्टमेंट डाटा को अच्छे तरीके से माइंड में रखना है और फिर उसकी बुनियाद पर हम ये सारी चीज़ें जो बना सकते हैं। चलो, ये सवाल हमारा ये कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे आपसे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।